हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूं और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाइए, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आप सेकंड पार्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को हमने जिन सुप्रीम कोर्ट की जिन चीज़ों को मैंने पहले एक्सप्लेन किया है उसमें उनका फॉर्मेशन को समझा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को समझा है, लेकिन आज उसकी कंक्लूडिंग पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की सीट। तो कहा गया है संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। यह सीजेआई को अन्य स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। इसका पहला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ। सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा सीजेआई की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के परामर्श के बाद करी जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 1950 से लेकर के 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रथा रही थी। 1973 में इस स्थापित परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब एएन राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से हटाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। यह किन का टाइम था? तो मिसेस गांधी का टाइम था, ये मिसेस इंदिरा गांधी का टाइम था। 1977 से फिर से एम यू बेग को तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश हटाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया था। सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीशों के मामले 1993 में काट दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को फैसला सुनाना था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एक कंडीशन भी आया था, 1973 का टाइम था ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पर न्यायाधीशों की योग्यता। अब यहाँ पर उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला है उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी भी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में उत्तराधिकार के रूप में कम से कम कितने साल? तो 5 साल तक उन्हें न्यायाधीश रहना चाहिए। उसे 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता भी रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवक्ता भी होना चाहिए। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा उनके लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है। अब न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है हम लोग इसको समझते हैं। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निश्चित नहीं किया। जिस प्रकार से उनकी उम्र को नहीं सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम कितना होगा, उसी प्रकार से उनके कार्यकाल का भी कोई निश्चित काल नहीं होता है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित कुछ प्रावधान भी हैं। जो निम्न कितने हैं? 3 प्रावधान है। सबसे पहला कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद का धारण कर सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद से त्याग भी दे सकते हैं। उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर भी हटाया जा सकता है। वैसे जितने भी सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआईज होते हैं उनको हटाना उतना आसान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो हाई कोर्ट वगैरह, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, इस बात का मेंशन किया हुआ है कि उनको हटाने के लिए सबसे पहले आपको संसद में जाकर के मैक्सिमम वोट भी लेना पड़ता है संसदों के द्वारा। जब 2/3 से जब पारित हो जाता है उसके बाद ही उनको हटाया जाता है। वैसे उतना आसान नहीं है क्योंकि समझिए ये विधि के समझिए तो भगवान माने जाते हैं, तो इनको इतने आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर कि न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है उनको कैसे हटाया जाता है। सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जाता है। तो आदेश एक्चुअली आता है राष्ट्रपति साहब का, लेकिन कंडीशन ये होती है कि राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसे उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए एक अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो। मतलब क्या होता है ना कि अब जब चाहे वो अपर हाउस और लोअर हाउस एक साथ बैठे या लोअर हाउस में अकेले ही हो,
आपको एक बात ध्यान रखना हो कि जब तक वहाँ पे मेजॉरिटी से किसी चीज़ के बारे में वहाँ पे पास नहीं होगा बिल, तब तक किसी भी न्यायाधीशों को उतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। अभिभाषण का समर्थन संसद के प्रत्येक सदनों के विशेष बहुमत में होना चाहिए, अर्थात उस सदस्य की कुल सदस्यता का बहुमत, सबसे पहला बहुमत होना चाहिए, या उस सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। हटाने का 2 आधार होता है, सबसे पहला साबित कदाचार या अक्षमता। अगर वो कुछ गलत कर दें, उस बेसिस पे उनको न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, या फिर वो अक्षम हो, काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, उस केस में भी उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसके तहत क्या होता है, महायोग की जो प्रक्रिया जो लगाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में, वह वहाँ पे उनको कंट्रोल करता है कि किस प्रकार से हटाना है, किस प्रकार के नियम को वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीशों पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। देखो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, साथ में यहाँ पे कोई अगर विधि के कोई भगवान माने जाते हैं तो उन पे किसी भी प्रकार का महायोग नहीं लगता है। लेकिन एक बार हुआ था ऐसा कि हटाने की प्रक्रिया आने वाली थी, लेकिन उस केस में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही अगेंस्ट हो गई थी, जिसके कारण उनको नहीं हटाया गया। तो वो थी बात किनकी, तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1991 से 93 के बीच में था, और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 2017 से 18 के बीच में। क्या हुआ था कि महाभियोग का प्रस्ताव उन पे लाया गया था, लेकिन संसद में वो पास नहीं हो पाया, तो इसलिए उनको नहीं हटाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इनके बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है जब, सबसे पहला पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रिक्त हो। अगर उनकी सीट खाली होती है तब भी उनको नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। ध्यान रखिएगा, अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहते हैं तब भी उनको सीट मतलब उनको बनाया जा सकता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, उस केस में भी होता है। तथार्थ न्यायाधीश, इनके बारे में समझते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति की कमी हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीशों के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। वह ऐसा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए योग्य होने चाहिए। इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्यकाल के अन्य कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में भाग ले। अगला पॉइंट है हमारा कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की जो होती है, मतलब उनको जो हटाया जाता है, जब वो हटते हैं, जब उनका कार्यकाल समाप्त होता है, उसके बारे में। किसी भी समय सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत रूप से योग्य है से अनुरोध कर सकते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। अवस्थित अवधि उनकी भी कुछ होती है, वो है ऐसा केवल राष्ट्रपति और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से भी कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग कवर करते हैं। तो वर्तमान में कॉलेजियम सदस्य 6 मार्च 2019 में 2019 तक का ही डेटा दे रहा हूँ। तो कॉलेजियम प्रणाली के तहत 3 न्यायाधीशों के मामले के माध्यम से पैदा हुई थी, जब 1998 में एक प्रॉब्लम आई थी। इस उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए किया जाता है। देखो ऐसा भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मानता हूँ जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं वो कहीं ना कहीं से विधि के देवता माने जाते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम लाने के पीछे एक कारण ये था कि भाई भतीजावाद जो नेपोटिज्म होता है वो चीज़ नहीं फॉलो हो। क्योंकि ऐसा देखा गया था, कहाँ का कोर्ट का बेंच था मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन देखा ये गया कि पूरे के पूरे बेंच ऑफ जज जो थे उस कोर्ट में वो सारे के सारे एक ही परिवार से बिलोंग कर रहे थे, और इस चीज़ को ही देखते हुए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई एक ही परिवार के लोग या एक ही समुदाय के लोग जा कर के पूरे न्यायिक प्रणाली में बैठ जाएं और वो डिस्टर्ब कर दें संपूर्ण रूप से। इसी चीज़ के लिए कॉलेजियम सिस्टम को लाया भी गया। तो भारत के मूल्य संविधान या क्रमिक संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कोई उल्लेख नहीं होने का कारण यह भी है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है
वह अपने नियम कानून खुद से बनाती है और उन्होंने कहीं भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट आता है कॉलेजियम सिस्टम पे विवाद। ये बहुत मतलब हाईलाइटेड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम न्यायाधीश का मामला आया था 1982 में। न्यायालय ने यह माना था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका तात्पर्य केवल विचारों के आदान प्रदान से है। दूसरा है द्वितीय न्यायाधीश का मामला आया था 1993 में, जब न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को उलट दिया था। मतलब वो उन्होंने पहले जो फैसला दिया था उसको उन्होंने पूरी तरीके से काट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति से बदल दिया गया। वो पता है यहाँ परामर्श शब्द का अर्थ है सहमति नहीं है, फिर उसको बदल दिया उन्होंने परामर्श शब्द को सहमति से। मतलब जो चीज़ वो पहले बोले थे उसी चीज़ को काट कर उन्होंने 1982 वाले जो मामला आया था उसी के अकॉर्डिंग चले वो। और तीसरा आया था 1998 में, जब न्यायालय ने यह कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुलता न्यायाधीशों का परामर्श की आवश्यकता है। मतलब कि जब बहुत सारे न्यायाधीश होंगे वो एक डिसीजन को देंगे तभी किसी चीज़ को माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आती है सीजेआई की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है, उसे उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। यदि 2 न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं तो भी सरकार को सिफारिश नहीं भेजी जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे मेजोरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेजोरिटी नहीं रहेगी तब तक किसी प्रकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा। अब दो मतलब राजी हैं और 2 राजी नहीं हैं, उस केस में भी सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा। मिनिमम कम से कम मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पर्सन जब तक किसी चीज़ में अफर्मेटिव नहीं होंगे तब तक डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट है कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कॉलेजियम केंद्र सरकार के वकीलों या जजों के नामों का सिफारिश करता है। ध्यान रखिएगा कॉलेजियम एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार में कौन वकील होंगे या जज होंगे उनके लिए वो नामों का सिफारिश करता है। इसी तरह केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावी नाम कॉलेजियम के भेजती है। मतलब वो एक दूसरे को नेम्स भेजते हैं कि यह व्यक्ति लायक है, आप इसको वकील या जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नामों का सुझाव पर विचार करता है। तो जो भी नाम दिए जाएंगे उस पर विचार करेगा और फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए वो, अब देखो लास्ट में जो भी डिसीजन होगा वो तो प्रेसिडेंट साहब के पास के नियम से, मतलब उनके ही सिग्नेचर पे होता है, इसलिए अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाता है। अगर कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजता है तो सरकार को नामों पर सहमति देनी होगी। कंडीशन ये आ जाती है कि कॉलेजियम अगर दोबारा उन्हीं नामों को दोबारा फिर भेज दे कि यह व्यक्ति लायक है, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर वकील बनाया जा सकता है, तो उस पर उसको सरकार को सहमति किसी भी तरीके से देनी होगी। लेकिन जवाब देने की एक समय सीमा तय करी, और लेकिन बात यह है कि जवाब देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, कितने दिनों पर वो डिसीजन देंगे। यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लगता है। तो ये एक मेन काउज बनता है, जो भी न्यायाधीश होते हैं वो बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद नियुक्त किए जाते हैं। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम की स्थापना भी करी गई है। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट। इस चीज़ को 19 तो कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, 99वें संविधान संशोधन जो कि 2014 में लाया गया था उसके माध्यम से इस चीज़ की स्थापना करी गई है। कॉलेजियम सिस्टम देखा जाए तो देखो दोनों का दोनों सिस्टम, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो या एनजैक सिस्टम हो, अपने जगह पे सही है, लेकिन लोग उससे फ़ायदा उठाने लगते हैं, इसीलिए वह कहीं ना कहीं से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जुडिशियल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है हमारा उनके शपथ, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके लिए क्या क्या शपथ है, अफर्मेशन है, ओथ है, उसको हम लोग समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपना पद ग्रहण से करने के पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करना होता है। तो आप अगर कोई भी सरकारी नौकरी करते हो इंडिया में तो आपको किसी न किसी बड़े व्यक्ति के पास जा कर के, जो भी सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है उनके सामने में आपको जा कर के शपथ लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपनी शपथ में शपथ ली। अब क्या शपथ वो लोग लेते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे। दूसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को वो लोग बनाए रखेंगे, बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह, दुर्भावना के कार्यकालों का कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधिवत और विश्वास पूर्वक और अपनी सर्वोत्तम
क्षमता, ज्ञान और निर्णय के लिए संविधान और कानून को बनाए रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा न्यायालय की प्रक्रिया, इसको समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी प्रकार के संवैधानिक मामले या संदर्भ के लिए वो चाहे तो जुडिशियल सिस्टम से, मतलब न्यायाधीशों से, जिसमें कम से कम 5 व्यक्तियों का बेंच होना चाहिए, वहाँ पे जाकर के वो उनसे डिसीजन ले सकते हैं। चाहे किसी भी अन्य मामला और निर्णय हो, आमतौर पे कम से कम 3 न्यायाधीश का पीठ होना चाहिए, वहाँ से भी वो चाहे तो किसी भी प्रकार का डिसीजन उनसे ले सकते हैं, जहाँ पे विधिवत डिसीजन की प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपीलीय या सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंट और संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट है इसलिए इसे सौंपे गए कर्तव्य के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान दिए हैं। अब कौन कौन सा है? सबसे पहला है नियुक्ति का तरीका, वो कैसे नियुक्त करेंगे। कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि पर प्रभावित व्यय, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है, सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सीजीआई बन जाते हैं तो वो बाद में अभ्यास नहीं कर सकते। आप चाहेंगे वो किसी कोर्ट में वकील के रूप में काम करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और अपने कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्रता। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जो भी जुडिशियल सिस्टम है, जिन भी कर्मचारियों की नियुक्ति वो करता है, वह पूरी की पूरी तरीके से वो आज़ाद होते हैं। जितने भी सैलरी देना चाहते हैं वो खुद से इस चीज़ का जजमेंट कर देंगे, क्या सैलरी देंगे, क्या सैलरी वो नहीं देंगे। इसका अधिकार क्षेत्र हो सकता है कटौती, कार्यपालिका से अलगाव। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि वो एग्जीक्यूटिव और से भी थोड़ा सा अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। तो अब इनकी जुरिडिक्शन और पावर के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है इनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल अधिकार क्या है। तो एक संघीय अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिकृत विस्तृत रूप से इनके बीच, अब देखो ये विवाद कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट है। अब इसमें सबसे पहला केंद्र और एक राज्य, इसमें वो आएगा। एक तरफ से अगर केंद्र है, कोई राज्य रहे, या राज्य और दूसरी तरफ से एक अधिक राज्य रहे, उस केस में भी ये कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी कर सकता है। उपरोक्त संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्नलिखित तक नहीं है। बस इतना ही नहीं होता है, इससे ज़्यादा भी उनके पास क्षेत्राधिकार होता है। वो अलग जगह भी चाहें तो किसी प्रकार का डिसीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट है किसी पूर्व संविधान संधि, समझौता, वाचा, सगाई, सनद या अन्य समान उपकरणों से उत्पन्न होने वाला विवाद, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। किसी संधि, समझौते आदि से उत्पन्न कोई विवाद आ रहा हो, जो विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि उक्त अधिकार क्षेत्र ऐसे विवाद तक विस्तारित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, याद रखिएगा, जो देखा जाए तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, उसमें वित्त आयोग की जो संदर्भित मामले होते हैं, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच का कुछ खर्चा, पेंशन आदि का बात होता है या समायोजन होता है, उसके बीच में केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति का साधारण विवाद। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, वो सेंटर स्टेट के बीच में कमर्शियल नेचर का भी हो जाता है। केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा हर जाने का वसूली, कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जो डैमेजेस होते हैं उससे सरकार अगर बहुत ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करने लगती है किसी स्टेट से, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट आकर के अपना डिसीजन दे सकती है। नेक्स्ट है रिट जुरिडिक्शन, इसको समझिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर कौन सा, तो ये आ जाता है मेमेंट, इसको हैबेस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। नेक्स्ट है परमादेश, इसको हम लोग कहते हैं मैंडेमस। नेक्स्ट है निषेध, प्रोहिबिटेशन। यथावारंटो, इसको आप कह सकते हो कोआ वारंटो। उसके बाद है उत्प्रेषण, इसको हम लोग कहेंगे सेंटरियो। सहित रीट जारी करने का इनके पास अधिकार होता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है
ज़रूर नहीं है कि अपील के माध्यम से, मतलब उनको अलग अलग चैनल जो हमारे ट्रायंगुलर बेसिक है उस पे, जैसे कि मतलब सबसे ऊपर में आ जाएगा मेरा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट हुआ, फिर स्टेट हाई कोर्ट के बाद हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट हुआ। तो यहाँ से डायरेक्ट भी वो लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचना दे सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र अनन्य नहीं है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की भी अधिकार होता है। नेक्स्ट है हमारा एपेलेट अधिकार, इसके बारे में समझते हैं। तो कहा गया है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिक रूप से अपील की अदालत है और निचली अदालत को फैसला के लिए खिलाफ अपील सुनता है। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि जो भी नीचे वाली कोर्ट्स होंगी उनके बारे में वहाँ से जो भी कोई भी अगर केस है वो ऊपर की तरफ आएगा तो वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को डिसीजन देगा। यह एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है जिसे 4 शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का, संवैधानिक मैटर का। उसके बाद आ जाएगा सिविल मैटर, जो सामान्य लोगों का मैटर होता है वो। उसके बाद हो जाता है क्रिमिनल मैटर, आपराधिक मैटर। और उसके बाद हो जाएगा स्पेशल लीव का भी कुछ ऐसा मैटर होता है, वहाँ पर भी वो लोग एपेली मतलब एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सलाहकार का क्षेत्राधिकार। समझिएगा इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय देने के लिए अधिकृत करता है। सबसे पहला है कानून के किसी भी प्रश्न का सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर जो उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, वाचा, सगाई, सनाडोर आदि का समान उपकरणों के से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर वो चाहे तो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी दे सकता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कितनी शक्तियां होती हैं? तो 2 शक्तियां होती हैं। सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियां और कार्य शाश्वत स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और किसी भी अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो सबसे ऊपर का होता है, पैरामाउंट बिंदु होती है। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का वो अगर डिसीजन दे दे तो वो फाइनल डिसीजन ही माना जाता है। उसके बाद उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाया जा सकता है। उन्हें कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में पहचाना जाता है। इसके अदालत की अवमानना के लिए 6 महीने तक के लिए साधारण कारावास या 2,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों उनको दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं मानते हैं, उनके ऊपर लांछना लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो उनको 2,000 रुपये का जुर्माना और दोनों 6 महीना का जेल, जुर्माना या फिर दोनों कोई भी उनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब इसको समझिएगा, कहा गया यहाँ पे न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी क्षेत्र आदेशों के संवैधानिकता की जांच करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। जांच करने पर सबसे पहला आता है वे संविधान अल्ट्रा वायर्स का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य, मतलब कि कहा जाता है 0 घोषित किया जा सकता है। नतीजतन उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट के हाल के मुद्दे और मास्टर ऑफ रोस्टर। अब क्यों उनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, हम लोग इसको भी समझते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों उन्हें कहा जाता है? तो सबसे पहली बात यहाँ आता है, यह मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, न्यायिक प्रशासन पर मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण शक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद उभ रहा है, ऐसा देखा गया है। एक से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बारे में इस बात को बरकरार रखा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और उनके पास अदालत की बेंचों का गठन करने और इस तरह गठित बेंचों के मामले आवंटित करने का भी विशेषाधिकार उन्हीं के पास होता है। चाहे वो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक पक्ष का वो ही मुखिया होता है। इसलिए न्यायाधीशों के समक्ष मामलों का आवंटन भी इसमें शामिल है। इसलिए कोई भी न्यायाधीश मामलों को अपने आप नहीं ले सकता है। कोई भी न्यायाधीश चाहेंगे अपने आप से मामले ले ले तो नहीं, जब तक उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आवंटित एलोकेट नहीं किया जाता है तब तक वो खुद से नहीं लेते। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहता है, मतलब कि वो जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। कोई अपने मर्जी से चाहेगा किसी भी प्रकार से कोई भी कोर्ट केस को अपने पास लेना
कोई भी वकील हो या फिर कोई भी चीफ जस्टिस हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब लास्ट में अगर आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ गए हैं, तो ये तो था हमारा सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब भी जो हम लोग देखने वाले हैं ये हमारा एक माइंड मैप है, जिसके जरिए आप कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स जजेस। देखो ये अगर आप समझ जाओगे तो जितने भी कंटेंट को हम लोग पहले पढ़े हैं वो सब चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ सीजीआई कितने हैं। तो अब इस चीज़ को देखिएगा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि माइंड मैप इसका थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। तो एक काम करते हैं, माइंड मैप के लिए इसका थर्ड पार्ट बना देते हैं, जिससे कि माइंड मैप और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, दो माइंड मैप है, जुरिडिक्शन सिस्टम और उसके साथ साथ हमारा ये वाला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके जज। तो इसका माइंड मैप मैं एक अलग बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, और साथ साथ में इम्पोर्टेंट आपको एपेक्स कोर्ट क्या है, क्या ऐसा प्रूफ है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहा जाता है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग अगले वाले में वीडियो में, मैं ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर ये सारी की सारी बातों को मैं अच्छे तरीके से समझा दूं। साथ में जो माइंड मैप है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैं भी अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इससे आपको आसानी से पूरी की पूरी कंटेंट को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आप बच्चों यहाँ तक देख गए होंगे तो शायद वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे नेक्स्ट डे मैं इसकी अगली पार्ट को ला दूंगा, जिससे कि आप अगर पहले की वीडियो अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ नहीं भी पाए हो, क्योंकि इस चीज़ को समझने से पहले एक बार एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वहाँ पे नहीं कवर कर सके हैं तो आप यहाँ पर इसको मात्र 2 या 3 स्लाइड में ही टोटल का टोटल कंप्लीट आप कर लोगे। ठीक है, तो चलो अगर यहाँ तक देख गए हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ बच्चों मिलते हैं, और नए कंटेंट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पार्ट 3 रहेगा। उससे मैं कवर कर लूँगा किन चीज़ों को, तो जो भी माइंड मैप है उसको कवर करूँगा, साथ में इंपॉर्टेंट जजमेंट वगैरह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको भी मेंशन कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।